गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग को मेरी आवाज आ रही होगी और आज की इस प्यारा सा क्लास में हम लोग जीमन इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और जीमन इफेक्ट दो तरह की होती है, नॉर्मल और एनोमलस जीमन इफेक्ट। इन दोनों को पढ़ के हम नॉर्मल जीमन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे। आपके एग्जाम के लिए ये एकदम आंख बांध करके कर लीजिए कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फुल मार्क्स 12 मार्क्स या 15 मार्क्स के केस में आपको पूछा जाएगा। या तो 12 मार्क्स में या तो 15 मार्क्स के केस में पूछा जाएगा। और इसमें आपको एक्सप्लेनेशन करना भी है, आपको पूरा का पूरा मार्क्स लेना भी है। ठीक है। सो जीमन इफेक्ट क्या होता है? देखो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्या है 11th क्लास स्टैंडर्ड 12th क्लास के स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन एटम जो स्पेक्ट्रम को शो करता है, जिसका हम लोग सीरीज बाय सीरीज कहे थे, लेमन सीरीज, बामर सीरीज, प्रोफाउंड सीरीज, इस तरीके से हम लोगों ने सीरीज बाय सीरीज पढ़ा था। जिसमें से अब हम उस सीरीज को, स्पेक्ट्रल लाइन को अगर हम क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तब जाकर के ये और भी स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट करता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं जीमन इफेक्ट। सो जीमन सरनेम के एक वैज्ञानिक ने इस इफेक्ट को सबसे पहले, जीमन सरनेम नाम के वैज्ञानिक ने इस इफेक्ट को सबसे पहले मतलब कि 1896 ईस्वी में इसको एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किए थे। और उन्होंने बताया कि जब हम किसी भी एटम के स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फिर फर्दर से ये उसके कंपोनेंट में स्प्लिट करता है। सो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इट्स कंपोनेंट in presence of external magnetic field is called जीमन इफेक्ट। मतलब जीमन इफेक्ट वैसा इफेक्ट है जहां पर जब एक स्पेक्ट्रल लाइन को भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तब फर्दर वो अलग अलग कंपोनेंट में स्प्लिट करते हुए दिखाई देता है। ये जीमन इफेक्ट प्यारे बच्चों दो तरह के होते हैं। पहला है नॉर्मल जीमन इफेक्ट। अब नॉर्मल जीमन इफेक्ट में क्या होता है? तो नॉर्मल जीमन इफेक्ट एक ऐसा जीमन इफेक्ट है जिसमें स्पेक्ट्रल लाइन सिर्फ 3 प्लेन पोलराइज्ड कंपोनेंट में स्प्लिट करता है। सो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन into 3 plane polarized component is called normal जीमन इफेक्ट। जैसे यहाँ पर जो फिगर भी देख सकते हैं कि हमारे पास एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है यहाँ पर, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पर सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन है और वो स्प्लिट किया हुआ है 3 अलग अलग लाइन में, 3 अलग अलग इसी के कंपोनेंट में। सो यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, नो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में ही ऐसा हुआ है। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं था तो एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन था, और जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो इसके क्या हुए, 3 कंपोनेंट में स्प्लिट कर गए। प्यारे बच्चों सावधान से बात को समझेंगे कि स्प्लिट जो करते हैं उसका मतलब कैसे क्या होता है। सो यहाँ पर जो पाई लिखे हैं ये क्या होता है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड का हो रहा था। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड इधर लगाया है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में, यहाँ नॉर्थ लगाया था, यहाँ पर साउथ लगाया था, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका इधर होगा। और इसी डायरेक्शन में ये पाई वाला लाइन जो है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करता है। लेकिन बाकी जो दोनों सिग्मा है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है। इसका मतलब ये इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी इस तरह से वाइब्रेट कर रहा होगा। सो वही लिखे हैं यहाँ पर, पाई का मतलब क्या लिखे हैं हम लोगों ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेशन पर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड बी, and here electric field vector vibration perpendicular to electric field vector D। सो ये हमारा क्या था प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइन का एक ऐसा प्रॉपर्टी, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फर्दर अलग अलग कंपोनेंट में स्प्लिट करता है। फिर वो फर्दर अलग अलग कंपोनेंट में, बोलिए प्यारे बच्चों,
स्प्लिट करता है, ठीक है ना। सो ये था हमारे पास नॉर्मल जीमन इफेक्ट, जिसमें ओनली 3 कंपोनेंट में स्प्लिट अप होते हैं। अब फर्दर हम लोग बात कर लेते हैं एनोमलस जीमन इफेक्ट के बारे में। जैसे एनोमलस जीमन इफेक्ट, ऐसा स्प्लिटिंग होगा यहाँ पर स्ट्रक्चर लाइन का, मतलब उसी के कंपोनेंट का, जिसमें क्या हो कि 3 से ज्यादा कंपोनेंट में स्प्लिट करे। जैसे अगर हम सोडियम के D1 एटम कंपोनेंट को देखें, D1 कंपोनेंट को देखें, जिसका वेवलेंथ कितना होता है 5896 एंगस्ट्रॉम। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है वेवलेंथ ऑफ D1 कंपोनेंट ऑफ सोडियम एटम, विच इज ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा, आपको टिक करना रहेगा, ठीक है। और उसी तरीके से D2 कंपोनेंट का वेवलेंथ कितना होता है, तो 5890, समझ गए। अब ये D1 कंपोनेंट को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये 4 लाइन में स्प्लिट होता है। कितने लाइन में प्यारे बच्चों, 4 लाइन में। जबकि D2 को हम जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये 6 लाइन में स्प्लिट करता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग Hg जो मरकरी है, वो लाइन जो है वो नॉन स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट अप होता है। तो इस फेनोमेना को कहते हैं, दिस फेनोमेनन ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एनोमलस जीमन इफेक्ट। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों का इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन आपको अपने से लिखना है, ठीक है ना, कि हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में। बिल्कुल जब हम उसके कंपोनेंट को भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो क्या होती है, स्प्लिट करते हैं अपने फर्दर और भी कंपोनेंट्स, ठीक है। तब जाकर के आपको नॉर्मल जीमन इफेक्ट लिखना है और फिर आपको एनोमलस जीमन इफेक्ट लिखना है, ठीक है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि नॉर्मल जीमन इफेक्ट का क्या एक्सप्लेनेशन है। सो अगर हम लोग क्या करें प्यारे बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे पास यहाँ पर एटम होता है, एटम के बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है इलेक्ट्रॉन। मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है ना। मान के चलो, ये फिगर थोड़ा अच्छा होना चाहिए क्योंकि अभी हम इसमें और भी कार्य करेंगे। मान के चलो कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस तरह से है, मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन को अगर हम छोड़ दें, तब इस इलेक्ट्रॉन का 2 तरह का इसमें और भी मोशन बचता है। कौन कौन सा, एक और, मतलब यहाँ कह क्या रहे हैं, सो देखो, इफ वी लीव मतलब छोड़ देना, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन मोशन जो है इलेक्ट्रॉन का उसको छोड़ देते हैं, तो हम लोग जो ओनली ऑर्बिटल मोशन बचता है। और ऑर्बिटल में भी 2 तरह का, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। एक होता है एल वेक्टर, एक होता है म्यू वेक्टर, और ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। एल वेक्टर का डायरेक्शन इधर होगा तो म्यू वेक्टर का डायरेक्शन जस्ट इसके उल्टा होगा। एल वेक्टर इधर हो गया, म्यू वेक्टर आपका इधर हो गया, ठीक है। म्यू एल लिख रहे हैं यहाँ पर, ऑर्बिटल है ना, तो ऑर्बिटल का डिनोशन हमेशा किससे होता है, एल से होता है। और अगर हम क्या करें, इन दोनों के बीच का रिलेशन को देखें, तो आप यहां से देखिए म्यू एल इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, -E/2mc/L वेक्टर। ये है म्यू एल का फॉर्मूला, या तो कहें म्यू एल का रिलेशन एल के साथ, जहां पर E का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड 2mc मतलब 2 तो नंबर हुआ, m का मतलब मास एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस साइन क्या शो करता है, तो माइनस साइन ये बताता है कि ये दोनों जो डिफरेंट है एक दूसरे से। सो नेगेटिव साइन ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ म्यू एल एंड एल। तो अगर हम म्यू एल और एल को अगर मॉड ले लें, मॉड मतलब मॉडुलस लें, सिर्फ नेगेटिव साइन को छोड़ करके, तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, बचेगा ये हमारे पास। और आपको पता है कि जब किसी भी एटम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं,
जैसे यहाँ पर एटम है, तो हम इस एटम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, मान लो कि ये जेड डायरेक्शन है हमारे पास, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो कि ये डायरेक्शन हमारे पास है जेड डायरेक्शन, सॉरी सॉरी, मान लो कि यहाँ पर जेड डायरेक्शन हमारे पास है, और ये जेड डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। और ये एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर ये थीटा एंगल से झुका हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ये जो है वो कितना एंगल से झुका हुआ है इधर प्यारे बच्चों, तो हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर थीटा एंगल से झुका हुआ है, ठीक है। तो ये जेड डायरेक्शन जो है ऊपर की ओर हमने मैग्नेटिक फील्ड को ले लिया। तो जब हमने कहा था कि जैसे ही हम लोग किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये प्रेसिजन स्टार्ट होता है। प्रेसिजन मतलब कौन शंकु के जैसा क्या होता है, ये घूमने लगता है। शंकु के जैसा क्या होता है, घूमने लगता है, ठीक है। प्रेसिजन स्टार्ट हो जाता है कौन के जैसा, एक शंकु के जैसा, और उसको हम लोग कहते हैं लार्मर प्रेसिजन। अच्छा, कौन प्रेसिजन करता है, तो ये एल वेक्टर चक्कर लगाता है, बिल्कुल इस तरीके से आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। हमने इस पर भी वीडियो बनाया है, हमारा ऐप में अवेलेबल है, और आप वो भी इम्पोर्टेंट है। हद की बात ये है कि वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से ये प्रेसिजन करने लगता है। तो वही देखिए यहाँ पर लिखे हैं, when the atom is placed in external magnetic field B, then the L presses around magnetic field। L क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में प्रेसिजन करने लगता है, प्रेसिजन करने लगता है। दिस phenomenon is known as लार्मर प्रेसिजन। और लार्मर प्रेसिजन, लार्मर थ्योरम के फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी होगा प्रेसिजन का, वो ओमेगा इक्वल टू इतना होगा, जहां पर म्यू एल बाई एल इंटू बी होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इंटरेक्शन एनर्जी देखें, अब कहोगे सर इंटरेक्शन एनर्जी क्या होता है, तो प्यारे बच्चों क्या होगा ना कि एनर्जी अलग अलग होगा, सब में चेंज होगा। लार्मर प्रेसिजन के कारण से जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एटम को रखें तो एनर्जी क्या होगा, चेंज होगा। तो वो एनर्जी जो चेंज होगा, जिसको हम लोग चेंज इन एनर्जी कहेंगे, वो इंटरेक्शन एनर्जी कहा जाता है। और ये इंटरेक्शन एनर्जी कितना होता है, तो इंटरेक्शन एनर्जी इक्वल टू दिस इज द फॉर्मूला, डेल्टा ई इक्वल टू म्यू एल डॉट बी, हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब इसी डेल्टा ई को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब डेल्टा ई इक्वल टू, ये तो जो माइनस है प्यारे बच्चों, अगर हम लोग क्या करें यहाँ पर मॉड ले ले, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो ये माइनस भी खत्म हो जाएगा। तो डेल्टा ई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ म्यू एल का वैल्यू होता है ये वाला पूरा का पूरा, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक, तो ये पूरा का पूरा म्यू एल का वैल्यू होता है, ठीक है। और बी को बी रहने देंगे, अगर एक स्टेप यहाँ पर हम बढ़ा लें तो, ठीक है ना, और वही करेंगे भी, एक स्टेप हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को समझने में बाद में परेशानी नहीं हो। ओके, सो जस्ट आई एम डूइंग वन स्टेप मोर ओवर हियर। सो डेल्टा ई जो होगा प्यारे बच्चों, माइनस हटा देते हैं, म्यू एल का वैल्यू कितना होता है, सो म्यू एल का वैल्यू होता है ई बाई टू एम सी इंटू एल, और डॉट के साथ बचा हुआ यहाँ बी, और एल डॉट बी करेंगे, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एल बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर डेल्टा ई इक्वल टू आ जाएगा ई बाई टू एम सी मोड एल मोड बी कॉस थीटा। और एल जो होता है प्यारे बच्चों, आपको बता दें, एल जो हमारे पास टोटल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका वैल्यू कितना होता है, ये भी क्वांटाइज्ड होता है, स्पेस क्वांटाइजेशन में आपने पढ़ा होगा, ये भी क्वांटाइज्ड होता है, इसका वैल्यू होता है एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच कट, ये भी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। मतलब जो जेडवा कंपोनेंट होगा जेड एक्सिस के तरफ, वो क्या होगा, स्पेस क्वांटाइजेशन को शो करेगा। तो इस सिचुएशन पर हम ये वैल्यू यहाँ पर रख दिए हैं, cos थीटा एज इट इज यहाँ पर हमने नोट कर दिया है। तो E बाई नीचे में 2mc और h कट यहाँ पर है, ठीक है। और ml जो हमारे पास, ये वैल्यू ml हो जाएगा, इसको हम ml मान ले लेते हैं, ये पूरा जो अंडरलाइन किया है हमने,
ये बॉक्स के अंदर जो घेर दिए, और ये कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा इसको भी ले लो भाई, इसके अंदर एच कट को छोड़ करके कॉस थीटा भी ले लो। तो एम एल हमने एक नया कंपोनेंट यहाँ पर मान लिए हैं। एम एल के जगह पर कितना माने हैं थोड़ा देख लेते हैं इसको। एम एल के जगह पर यहाँ पर लिखे ये मान लिया हमने, ठीक है, इंटू बी। तो ये क्या हुआ, चेंज इन एनर्जी हुआ। इसी एनर्जी चेंज के कारण से क्या होगा, वो कंपोनेंट अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट करेगा। बच्चों, अगर दो इंसान जा रहा है, एक बस है, बस के अंदर दो लोग बैठा हुआ है, तो जब तक बस का एनर्जी सेम है तब तक दोनों बैठा हुआ रहेगा। अगर बस झटका खाएगा और एक आदमी के तरफ ज्यादा जोर से झटका लगेगा तो वो किसी दूसरे डायरेक्शन में मोशन करेगा, और एक आदमी जिसके पास कम लगेगा वो भी किसी दूसरे डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो मोशन डिपेंड करता है एनर्जी कितना लग रहा है। मोशन डिपेंड करता है डायरेक्टली एनर्जी कितना लग रहा है। तो एक चीज को याद रखिएगा कि यहाँ पर जो एनर्जी में चेंज हो रहा है, इसी एनर्जी में चेंज के कारण से स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, सो यही यहाँ पर लिखे, वेयर एम एल इज मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। मान के चलो कि ये एम एल जो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, जिसका कितना वैल्यू होता है, 2l+1 वैल्यूज होता है। कितना वैल्यू होता है, 2l+1 वैल्यूज होता है। मतलब एम एल का वैल्यू कितना होगा, जैसे एल का वैल्यू अगर 2 होगा तो एम एल उस सिचुएशन पर कितना होगा, तो 2l+1 के फॉर्मूला से 2 × 2 + 1 करेंगे, 2 × 2 = 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एल इक्वल टू 2 है तो उसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो ये इतना कंपोनेंट में हो जाएगा, और जितना कंपोनेंट में ये आएगा उतना ही कंपोनेंट में यहाँ पर स्प्लिटिंग होगा। हम अभी देखेंगे स्प्लिट करवा करके भी। ठीक है, जो नोट्स आपको हमने ऐप में दिया, पेपर 11 के नोट्स है, उसमें ये डाला हुआ है, उससे अगर आप लिख लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं लिख पाते हैं तो ये वाला नोट्स आप लिखिएगा एग्जाम में, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब ये नोट्स कैसे बनाइएगा, तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही बनाइएगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट तो उसमें आएगा नहीं तो लिखते जाइए, है ना। तो एम एल इक्वल टू मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट क्वांटम नंबर ये था। ठीक है, सो अब वही चीज यहाँ लिखे है, दस इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टू स्प्लिट अप इन ईच एनर्जी लेवल। वही हम बोल रहे थे कि एनर्जी लेवल में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट भी स्प्लिट हो जाएगा, मतलब कि बट जाएगा। कितना एनर्जी लेवल में, तो 2l+1 एनर्जी लेवल में। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ सेपरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक्चुअल में डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेपरेशन का मतलब एक लाइन थोड़ा सा हटके हो जाएगा एक दूसरे में, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, सेपरेशन मतलब दोनों के, जैसे एक लाइन यहाँ पर था, ठीक है ना, ये स्प्लिट हुआ, इधर चल गया, एक इधर ही रह गया, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो इसके लिए कहा जाता है कि ये डिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ के ऊपर, कि उस लाइन में कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, उस लाइन में कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया, तो फर्दर हम लोग बात करते हैं यहाँ से। एग्जाम्पल अब ले लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ से नोट्स में थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा। ठीक है, नोट्स में जो मिलेगा वो एक थ्योरेटिकल है, जिसमें नंबर्स वगैरह नहीं है, तो आपको समझ में हो सकता है ना आए, इसीलिए हमने यहाँ पर थोड़ा चेंज किए हैं, और यहाँ पर हम ट्रांजिशन आपको दिखा रहे हैं कि D2 जो एटम है यहाँ पर, वहां से P1 में कैसे ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, तो 1D2 1P1 लिखा हुआ है। अगर यहाँ 1D2 लिखा हुआ है, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 1D2 के लिए, तो नीचे में जो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है उसका L का वैल्यू कितना है, 2 है। L का वैल्यू कितना है, 2 है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 2 है। और हमने कहा था हर एक L का वैल्यू के लिए कितना ml होगा, 2l+1 ml होगा। तो इस सिचुएशन पर ml कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2l+1 ml हो जाएगा। और 2l+1 मतलब 2 × 2 + 1 हो जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे 5 के बराबर। ठीक है,
तो ml का कितना वैल्यू आ रहा है, 5 वैल्यू। और वो 5 वैल्यू कौन होगा, तो हमने कहा था -L से लेकर के +L तक। यहाँ पर L का वैल्यू कितना है, 2, तो -2 से लेकर के +2 तक करेंगे। तो इसको देखो क्या क्या आता है, -2 आएगा, है ना, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। तो ये 5 वैल्यू होगा किसका, ml का, मतलब 5 स्प्लिटिंग होगा यहाँ पर भी। और उसी तरीके से 1p1 में p का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। p का वैल्यू, सॉरी, l का वैल्यू 1 होगा, और ml का वैल्यू आ जाएगा सोल्व करने पर 3। और ये 3 कौन कौन सा होगा, तो -1 से लेकर के 1 तक। और -1 से लेकर के 1 तक कौन है, -1, 0 और 1, यही तीनों है ml का वैल्यू, ठीक है। अब इसका स्प्लिटिंग को देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या था हमारे पास, 1d1 था हमारे पास, 1d1 था, और ये था 1p1। और इन दोनों के बीच में सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन था, मतलब कि कह सकते हैं कि ये लाइन हमको शो नहीं हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है, ये हमको दिखाई नहीं दे रहा। सो अब हुआ क्या कि हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने के कारण से देखिए 1p1 जो है यहाँ पर, 1p1 वो 3 अलग अलग में स्प्लिट हो चुका था। 1p1 देखिए 3 अलग अलग में स्प्लिट हो चुका है। और उसी तरीके से 1d1 जो था, 1d2 जो था, वो 5 अलग अलग में स्प्लिट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि 3 ही स्प्लिट अप होता है। हाँ भैया, 3 ही स्प्लिट अप होता है, लेकिन इसके बीच का आप रिलेशन को समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ml का वैल्यू जो -1 है, ml का वैल्यू -1 दोनों केस में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो -1 जो रिजल्टेंट आएगा वो कौन कौन होगा, जैसे आप ऐसा देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर रहे होते हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आप देखिए यहाँ पर -2 है और यहाँ -1 है। जब इन दोनों को इस तरह से ऑपरेट किया हमने, -2 और माइनस कर रहे हैं -1 का, तो -2 और माइनस माइनस प्लस हो गया 1, ये रिजल्ट देता है -1 का, समझ गए। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए इन दोनों को अगर हम ऑपरेट करें, -1 और 0 को, यहाँ पर मान लो इन दोनों को ऑपरेट कर रहे हैं, तो -1 और 0 को ऑपरेट करने पर आता है -1, यहाँ पर देख लिए। और फिर आगे अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑपरेट करना हमको क्या, सॉरी, माइनस करते याद रखना, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस करते हैं, इस बात को याद रखना। ये 0 को देखिए और इस 1 को देखिए, ठीक है ना, ये 0 को देखिए और 1 को जब माइनस करेंगे तो ये भी कितना आएगा, -1। मतलब ml का वैल्यू -1 इन 3 केसेस में है, ठीक है ना। और ये तीनों केसेस जो होगा वो एक तरह का ट्रांजिशन शो करेगा, ये तीनों केसेस एक तरह का ट्रांजिशन को शो करेगा। सो हम यहाँ पर वही काम कर रहे हैं कि -2 से जाएगा कहाँ पर, ये जाएगा -1 में, ठीक है। अभी हम बता दिए थे क्यों जाएगा सो, ठीक है, हम तो बता ही दिए थे क्यों जाएगा सो, है ना। अब देखिए उसी तरीके से हमने कहा फिर -1 से जाएगा 0 में, तो ये जो होगा ये भी यहाँ पर आ जाएगा। और एक और है -1 से 0 में, और एक और है माइनस, सॉरी, यहाँ पर 0 से लेकर के, तीसरा जो ये वाला है, 0 से लेकर के आ जाएगा 1 में, ये आ जाएगा हमारे पास 0 से आ जाएगा 1 में, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको हम हटा देते हैं, सॉरी, हाँ, 0 से आ जाएगा 1 में, ठीक है। तो ये जो था हमारे पास, ये ट्रांजिशन एक ही तरह का है, और इस सिचुएशन पर ml का जो वैल्यू है वो कितना है, -1 है। ml या तो डेल्टा ml चेंज कह रहे हैं ना, डेल्टा ml का वैल्यू कितना है, -1 है, समझ गए, बोलिए। अच्छा एक मिनट यार, इसमें थोड़ा सा हमको ना गड़बड़ लग रही है, ये थर्ड वाला जो हमने दिया वो ज्यादा लंबा कर दिया, ठीक है ना, वो ज्यादा लंबा कर दिया था, उतना दूर तक नहीं जाता,
ठीक है, क्योंकि क्योंकि जा कहाँ से रहा है, -1 से कहाँ तक जा रहा है, 1 तक। सॉरी, 0 से 1 जा रहा है, 0 यहाँ पर है, और 1 कहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। ठीक है, तो 0 से 1 यहाँ पर है, तो हम लोग यहाँ पर 0 से 1 ले लेते हैं। ये हुआ हमारा 0 से 1। 1 सेकेंड, ये गड़बड़ हो रहा है बार बार। फिर से ये गड़बड़ हो रहा है। वेट अ सेकेंड। हो, ये बन ही नहीं रहा हमारे पास, यहाँ पर दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं, इसको हम वर्बली बना लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल सिमिलरली हम दूसरा कलर से करेंगे अब की बार। ठीक है ना, आप देखो यहाँ पर। अब ये सब तो बता दिए, तो इसको हटा ही देते हैं जितना को हमने यहाँ पर ऑपरेट किया। तो ये देखो, ये एक तरह का हो गया स्प्लिट अप हमारे पास। ठीक है ना, एक तरह का स्प्लिट अप हो गया हमारे पास, है ना। अब हमने कहा था 3 तरह का होता है, हमको 2 तरह का और यहाँ पर बनाना बाकी है। ये ml = -1 आया। अब देखिए ml = 0 कब आता है। ml = 0 कब आता है, पहली बात, जीरो कब आएगा, जीरो कब आएगा, जब -1 से 1 में जाएगा। देखो ध्यान से कहाँ जाएगा बच्चों, -1 से 1 में। ये देखो, ये -1 है, ठीक है, और ये -1 में। तो -1 से जब -1 में ही जाएगा, तब ये कितना हो जाएगा, देखो, -1 और माइनस माइनस +1 आ जाएगा कितना, 0। तो ये यहाँ पर ट्रांजिशन करेगा -1 से 0 में, मतलब -1 से 1 में, -1 में, दोनों माइनस में ही। ठीक है, तो एक तरह का ये हो गया हमारे पास। इसमें कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना। दूसरा, 0 से 0 में जब ट्रांजिशन करेगा, तो भी कितना आएगा बच्चों, जब 0 से 0 में ट्रांजिशन करेगा, तो उन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। और जब 1 से 1 में ट्रांजिशन करेगा, तो भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। तो ये तीनों मिला करके 0 देगा हमको। ठीक है ना। तो इन तीनों को हम अलग तरीके से यहाँ पर सेपरेट कर लेते हैं। जैसे कि कहाँ से कहाँ था हमारे पास, -1 से -1 में था। तो ये -1 से लेकर के हमने यहाँ पर ले आया नीचे -1 में। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा क्या, -1 में आ गया हमारे पास। दूसरा हमारे पास 0 से 0 में, तो 0 से यहाँ पर आ गया हमारे पास नेक्स्ट 0 में। और तीसरा हमारे पास है 1 से 1 में, तो ये तीसरा हमारे पास आ जाएगा 1 से लेकर के नेक्स्ट 1 में। ठीक है। और इस सिचुएशन पर ml = कितना होने जा रहा है, हर सिचुएशन पर 0 होने जा रहा है। तो ये दूसरा स्पेक्ट्रल लाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा का कंसीडरेशन करके इस तरीके से कर लेते हैं, जहां पर -1 आएगा। -1 और 0 हो गया है, तो अब कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना। तो तीसरा रेड कलर से करेंगे। 1 कब आएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस जब एक 2 हो और एक 1 हो। तो 2 - 1 जब करेंगे हम लोग, तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। फिर एक जब 1 हो, एक 0 हो, तो जब ये करेंगे हम लोग 1 - 0, तो ये 1 आ जाएगा। और कौन सा है जो आ सकता है इस तरीके से, और कौन सा है जो 1 आ सकता है, बोलिएगा बच्चों। हमने दो तो निकाल दिया, तीसरा क्या है जो आ सकता है। तीसरा ये है, 0 को लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से 0 को ले लिए, और यहाँ से -1 को ले लिए। तो 0 माइनस -1, ये आ जाएगा 1 हमारे पास। तो इस तरह से ट्रांजिशन होगा यहाँ पर। तो 0 से आएगा इस -1 में, तो यहाँ पर 0 से आ जाएगा इस -1 में। ठीक है, तो 0 से आ गया हमारे पास -1 में, और नेक्स्ट यहाँ पर जो 1 है वहां से आएगा 0 में। तो नेक्स्ट हमारे पास जो 1 है वहां से आएगा 0 में। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर 1 है, इस 1 से आएगा 0 में। और नेक्स्ट हमारे पास जो 2 है, इस 2 से आएगा 1 में। और ये रेड कलर वालों के लिए ml का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, स्पेक्ट्रल लाइन को समझा पूरा। और नॉर्मल जीमन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन यही था आपके लिए बच्चों। और अगर आप इस नोट्स को समझे अच्छे से, तो आप इसको जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है ना। लास्ट में एक्सप्लेनेशन लिख दीजिएगा थोड़ा सा, और एक्सप्लेनेशन के केस में आप क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। हाँ? यहाँ पर वही लिखेंगे, एज, यहाँ पर लिखेंगे एज डेल्टा m
L equal to -1 shows from 1D1 to 1P1। अच्छा 1D1 नहीं 1D2 था, ठीक है ना, 1D2 to 1P1 बाय 1D2 to 1P1, ठीक है ना, एक D2 से एक P1 आ रहा है बाई 0 -0, यहाँ पर देखिए 0 -1 2 0 -1 2 2 कहाँ से आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर, ये आ रहा है 1 0 -1 1 0 -1 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और फिर यहाँ लिखेंगे नीचे डेल्टा एम एल इक्वल टू 0 सोज फ्रॉम 1D2 टू 1P1 बाय 1D2 से 1P1 में आ रहा है, कब कब, जब इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू -1, 1 0 -1 1 0 -1 2 1 0 -1 से लेकर के कहाँ आता है, यहाँ नीचे वाला देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है, येलो कलर है ना, येलो कलर कहाँ कहाँ आ रहा है, देखना होगा येलो कलर कहाँ कहाँ आ रहा है। ये हमारे पास 0 देना था ना, ये वाला गलत आ गया, यहीं पे छूट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 0 और -1, ये आ जाएगा 1 0 और -1, ठीक है। और तीसरा लिखेंगे यहाँ एंड दे करके डेल्टा एम एल इक्वल टू 1 सोज फ्रॉम 1D2 टू 1P1 बाय, कैसे होगा भाई इसका, तो देखो यहाँ पर जब 2 था, जब 1 था और जब 0 था, तो यहाँ लिखेंगे 2 1 0 2 2 1 0 से लेकर के यहाँ आएगा 1 0 -1 1 0 -1, ठीक है। सो देयरफॉर, देयरफॉर वगैरह क्या लिखोगे, यहाँ हेंस लिखना चाहिए हमें, है ना, तो लिखेंगे हेंस नॉर्मल जीमन इफेक्ट, जीमन इफेक्ट split up into three spectral component, spectral component, ठीक है। सो ये 3 तरह का ही स्पेक्ट्रल कंपोनेंट को शो किया, 3 से ज्यादा शो नहीं किया है, ठीक है। तो ये हम लोग आज के क्लास में यहीं पर रखेंगे बच्चों। अब इसके बाद एक और चीज बच गया इसमें, एनोमलस जीमन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन, इसको हम किसी दूसरे क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।